एलएसजी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला होने वाला है एलएसजी की बैटिंग पावर हाउस और दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी। स्पिन हो, फास्ट बॉलिंग हो, एक ऑलराउंड गेंदबाजी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की नजर आ रही है। भले ही मिचेल स्टार्क नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्टिल फॉरेन फास्ट बॉलर हो, इंडियन फास्ट बॉलर हो, इंडियन स्पिनर्स हो, ऑलराउंडर्स हो, दिल्ली ने गेंदबाजी एक बार फिर से अच्छी बनाई है। और अच्छी चीज ये है कि अच्छे फास्ट बॉलर होने के साथ साथ इनके पास दो लेग स्पिनर हैं और फिर इंडिया का बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर और ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी इनके पास है। कप्तानी भी वही करेंगे, वही एक चैलेंज रहेगा। पिछले सीजन उतनी बेहतर कप्तानी नहीं हुई थी अक्षर पटेल से, लेकिन पहले बात अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम की करो तो गेंदबाजी की बात तो एक तरफ रहेगी, बट बल्लेबाजी भी दिल्ली कैपिटल्स की बुरी नहीं है। अब झटका इनको जरूर लग गया, यहाँ पर इंग्लैंड के प्लेयर बेन डकेट ने आने से मना कर दिया। अगर वो आते तो शायद केएल राहुल के साथ उनकी जोड़ी अच्छी बनती, बट इनके पास श्रीलंकन प्लेयर जो है वो भी मौजूद हैं ओपनिंग में, लेकिन शायद ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन प्रेफर करें और उस वजह से जो अभिषेक पोरेल पिछले कुछ साल से इनके लिए खेल रहे थे केएल राहुल के साथ, वो ओपन करें। एक इंडियन प्लेयर में चॉइस तो इनके पास पृथ्वी शॉ की भी रहेगी कि पृथ्वी शॉ को भी खिला सकते हैं, और पृथ्वी शॉ केएल राहुल को कॉम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अभिषेक पोरेल भी बुरे नहीं है। और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मैटर तो करता है, देखो स्पेशली जब आपके पास सॉलिड बैटिंग हो और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो तो ये चीज़ फर्क डाल देती है। पृथ्वी शॉ के साथ थोड़ी इनकंसिस्टेंसी वगैरह रही है वो चीज़ें, बट स्टार्ट अच्छा देते हैं। बट चूंकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन इस टीम में मैटर करेगा, तो इसलिए अभिषेक पोरेल मैं चाहूंगा कि केएल राहुल के साथ ओपन करें। 3 नंबर नीतीश राणा रेडी इसीलिए करके लाएं कि नीतीश राणा को टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कराई जा सके, और उसके बाद 4 नंबर से डेविड मिलर, इनके लिए बड़ा अच्छा स्टील था। ऑक्शन में अगर देखो तो 2 करोड़ में मिल गए थे, और डेविड मिलर आज की डेट में चाहते हैं कि थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिले। अब वो डेविड मिलर नहीं चाहते कि उनको 6 नंबर 7 नंबर बल्लेबाजी करने का मौका मिले, और बड़ी पारी खेल सकते हैं। आपने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट देखा ही था किस तरह की काउंटर अटैकिंग नॉक उन्होंने खेली थी। उसके बाद 5 नंबर ट्राइसन स्टब्स, उनका रोल भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे हिसाब से। अगर देखो अभी तक वो इसी रोल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते रहे, तो फिनिशिंग भी एक हो जाती है। देन आप देखो तो आशुतोष शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल होंगे, अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तो खेलेंगे, नहीं पड़ेगी तो शायद नहीं आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि अक्षर पटेल हैं, विप्रज निगम हैं, इतनी बल्लेबाजी से काम चलाने की कोशिश करेंगे। इन केस इनको आशुतोष शर्मा की जरूरत लगती है तभी आशुतोष शर्मा को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अक्षर पटेल बाइट भी ऊपर इस्तेमाल होंगे, विप्रज निगम को भी ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑल इन ऑल अगर देखो तो 7 बैट्समैन हैं दिल्ली कैपिटल्स के पास। 7 के बाद अगर 8वां जरूरत पड़ा तो आशुतोष शर्मा को खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे तो इनकी गेंदबाजी फिर स्ट्रांग हो जाएगी ना। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अगर आप देखो तो इम्पैक्ट प्लेयर इनको बहुत सेंसिबली जो है वो यूज़ करना रहेगा। एक्स्ट्रा बॉलर के साथ ये खेलें, और बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो आशुतोष शर्मा को खिलाएं या ना खिलाएं, वो सब्जेक्ट टू कंडीशंस रहने वाला है। उसके बाद अगर आप देखो तो इनके 8 प्लेयर तो यहाँ तक हो गए, विप्रज निगम तक, उसके बाद कुलदीप यादव हो गए। तो स्पिन डिपार्टमेंट भी अच्छा सॉलिड नज़र आ रहा है, अक्षर, विप्रज, कुलदीप। फास्ट बॉलिंग में आप जाओ, आकिब नबी खेलेंगे, लुंगी अंगीडी खेलेंगे, सेकंड चॉइस फास्ट बॉलर हैं। टी नटराजन इनके साथ खेलेंगे ही खेलेंगे, तो 3 तो ये मेन फास्ट बॉलर हो गए। अब अगर आशुतोष शर्मा एज ए इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ नहीं होते तो फिर ये इस जगह पर मुकेश कुमार को खिला लेंगे, या इनके पास चॉइस तो यहाँ भी छूट गई कि फॉरेन प्लेयर 3 ही आए हैं, तो इनके पास दुष्मंता चमीरा भी हैं, काइल जेमिसन भी हैं, वो ऑप्शन भी रहेगा। और अगर ओपनिंग में फॉरेन प्लेयर इस्तेमाल नहीं करते तो ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बॉलिंग में इनके पास 4 फास्ट बॉलर तक हो सकते हैं, स्पिन में 3 अच्छे क्वालिटी स्पिनर हैं इनके पास, बैटिंग डेप्थ 7 तक है, 8 नंबर तक भी आ सकती है जहां पर विप्रज निगम बल्लेबाजी करेंगे, और 9 नंबर पर आकिब नबी। उनकी बल्लेबाजी को भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में 50 ओवर के गेम में एक इम्पॉसिबल सी 100 रन की नॉक खेल करके उन्होंने मैच जिताया हुआ है। चौके छक्के लगा सकते हैं, काबिलियत है, गेंदबाजी में भी उनकी नज़र रखिएगा। सामने अब बच गई एलएसजी। अब एलएसजी का क्या है कि बैटिंग पावर हाउस है, तो इन गेंदबाजों को खेलना है और झेलना है और रन भी बनाने हैं। और ओवरऑल देखो ना तो क्वालिटी है एलएसजी की टीम में। दिल्ली की गेंदबाजी कितनी भी अच्छी है लेकिन तुड़ाई की जा सकती है, क्योंकि एडन मार्करम अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं। मिच मार्श थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा है उनका, पिछला सीजन बहुत अच्छा गया, ये देखना रहेगा। निकोलस पूरन तो एज ऑलवेज अच्छी फॉर्म में है, बट कुलदीप के अगेंस्ट उनका मैचअप तगड़ा है। कुलदीप के अगेंस्ट वो थोड़ा सा सहम के खेलते हैं, अदरवाइज आप किसी और गेंदबाज के खिलाफ निकोलस पूरन को देखना तो डरते नहीं है, बहुत खुल के खेलते हैं, बट कुलदीप के खिलाफ थोड़ा सा डर और सहम के खेलते हैं वो बल्लेबाजी करते हुए। और फिर ऋषभ पंत नंबर 4 की पोजीशन पर। अब ऋषभ पंत का अच्छा सीजन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे से आप पूछे ना तो मैं तो एडन मार्करम के साथ स्विच करना चाहूंगा। यहाँ पर मिच मार्श और ऋषभ पंत को ओपन कराऊं और मार्करम को 4 खिलाऊं, क्योंकि एडन मार्करम स्पिन के खिलाफ भी अच्छा गेम है, अच्छा कदमों का इस्तेमाल करते हैं। ऋषभ पंत पसंद करते हैं कि
शुरू में बल्लेबाजी आए, पावर प्ले में बल्लेबाजी आए, उसको कैश इन करें, वो ऋषभ पंत को ज़्यादा रास आता है। आप ये उनके नंबर से देख सकते हैं जो T20 क्रिकेट के हैं। मिडिल ऑर्डर में उनको खिलाने की कोशिश बहुत टाइम से हो रही है। पिछले साल जहीर खान उनको कहते रह गए ओपन कर ले, उन्होंने नहीं की। उसका नतीजा आप देखिए कि अभी तक ऋषभ पंत T20 के इस फॉर्मेट में स्ट्रगल ही कर रहे हैं। ऋषभ पंत का बेस्ट जब भी आया है तो टॉप 3 में बल्लेबाजी करते हुए या जल्दी बल्लेबाजी उनकी आ गई है, तभी आपने देखा है। 5वें खिलाड़ी आयुष बदोनी है और इस टीम में ना ज़्यादा नए बल्लेबाजों के लिए स्कोप नहीं है इनके पास बहुत अच्छे टैलेंटेड बैट्समैन हैं। अर्शिन कुलकर्णी है, मैं उनके प्रैक्टिस मैचेस वगैरह देख रहा था, भाई साहब वो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है और क्या शॉट्स लगा रहे हैं। मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट जो अर्शिन कुलकर्णी आपने अब से 1 साल पहले देखा होगा और आज जो अर्शिन कुलकर्णी आप देखेंगे बड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है। मतलब मैं चाहता हूँ खिला लूँ, लेकिन इस टीम में जगह नहीं बन पाएगी कि आप अर्शिन कुलकर्णी को किसी तरह से खिला लें। हिम्मत सिंह की भी रीसेंट फॉर्म बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि वो भी प्रैक्टिस मैचेस में काफ़ी रन्स वगैरह स्कोर कर रहे हैं। अक्षत रघुवंशी भी हैं, मुकुल चौधरी भी हैं, बट आई थिंक अब्दुल समद प्रूवन प्लेयर, लास्ट सीजन इनके लिए बहुत अच्छा किया। मतलब 2 इंडियन प्लेयर थे जिन्होंने पिछले सीजन एज अ फिनिशर बहुत अच्छा किया। एक अब्दुल समद इधर थे और दूसरा नमन धीर मुंबई इंडियंस की टीम में थे। तो मुझे नहीं लगता है कि इनको हटाया जाना चाहिए। एक तो रणजी ट्रॉफी अभी खेल के आ रहे हैं, 700+ रन का सीजन, अपनी टीम को चैंपियन बनाया और नेचुरल शॉट्स मेकिंग एबिलिटी है ना, वो इनके पास बहुत अच्छी है। अच्छी बात क्या है कि ये जब चौके छक्के लगाते हैं ना तो उतना हाई रिस्क शॉट्स नहीं होते, इनके परसेंटेज शॉट्स भी बाउंड्रीज के लिए जाते हैं। ये क्रिकेट में थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई करना या समझना ज़रूरी है कि कुछ बैट्समैन हैं जो चौके छक्के बहुत लगाते हैं लेकिन बहुत हाई रिस्क क्रिकेट भी खेलते हैं। बट अगर आपके पास ऐसा बैट्समैन है जो बहुत हाई रिस्क नहीं खेलता, कंपैरेटिवली थोड़ा कम रिस्क के साथ खेलता है और फिर भी सिमिलर स्ट्राइक रेट मेंटेन कर सकता है, आपको उस बैट्समैन को प्रेफर करना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस जो है वो हमेशा ढूंढने की कोशिश रहनी चाहिए। और उसके बाद नंबर 7 पर जो है वो मुकुल चौधरी इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करेगा, क्योंकि ये इम्पैक्ट प्लेयर की जगह है और इम्पैक्ट प्लेयर में शहबाज अहमद इस्तेमाल हो सकते हैं या मुकुल चौधरी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इनको लग गया एक झटका, वरिंदु हसरंगा को एनओसी नहीं मिला, वो फिट नहीं हो पाए, तो उसकी वजह से वो नहीं आ रहे। अगर वो आ रहे होते तो 8 नंबर वो हो जाते और 7 नंबर पर इम्पैक्ट प्लेयर आ जाता। लेकिन अब तो इनको 7 नंबर पे मुकुल चौधरी को खिलाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। 8 पर आप जो है वो शहबाज अहमद को ले आएंगे, 9 पर मोहम्मद शमी, 10 पर मोहसिन खान हो जाते हैं, 11 पर दिग्वेश राठी हो जाते हैं और 12वें प्लेयर में एनरिच नॉकी है। मयंक यादव के लिए अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है जगह नहीं बन पाएगी। रीज़न इज़ कि एक तो प्रैक्टिस वगैरह में भी उतने इंप्रेसिव नहीं दिखे हैं, फिर 4 फॉरेनर्स की जगह है तो शायद ये एनरिच नॉकियो को प्रेफर करेंगे। बट मैं देख रहा हूँ कि यार फास्ट बॉलर पूरे नहीं हो रहे, 3 ही फास्ट बॉलर हो रहे, तो या तो फिर मुकुल चौधरी को हटाएं, उसकी जगह पर आपके पास एक अर्जुन तेंदुलकर नाम का ऑप्शन है जो ट्रेड करके लाए हैं। आई थिंक ट्रस्ट तो इन्होंने बहुत दिखाया अर्जुन तेंदुलकर के ऊपर, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी मिल जाएगा। बाकी तो कोई ऐसा फास्ट बॉलिंग में ऑप्शन है नहीं जो बैटिंग का इनको जो है मौका दे सके। अदरवाइज तो स्पिनर्स हैं, बैट्समैन्स हैं, वो ऑलराउंडर मिसिंग है। एक्चुअली जो एक जेन्युइन ऑलराउंडर इनको चाहिए था वो मिसिंग है। अगर वो ऑलराउंडर रहता ना तो इनके लिए नंबर 7 या 8 पर बल्लेबाजी कर सकता था, गेंदबाजी कर सकता था। स्पेशली इनको नंबर 7 पे चाहिए था, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था नंबर 7 की पोजीशन पर जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में कंट्रीब्यूट कर दे। क्योंकि आपने देखा है कि 3 फास्ट बॉलर कई बार कम रह जाते हैं। या तो आपके पास डीसी जैसा हाल हो कि 3 क्वालिटी स्पिनर है जिसमें अक्षर पटेल है जो नई गेंद भी डाल देगा, तो आपके पावर प्ले के ओवर जो है वो निकल जाते हैं। तो फिर फास्ट बॉलर्स को सिर्फ डेथ ओवर्स में फोकस करना होता है और नई गेंद, एक गेंदबाज आपका निकल ही आता है जो नई गेंद कर देता है, तो मिक्स आपका होके कहानी चल जाती है। बट आपके पास जब सिर्फ 3 ही होते हैं और फिर आपके पास कोई स्पिनर ऐसा नहीं है जो पावर प्ले में ज़्यादा गेंदबाजी कर सके। अब देखो दिग्वेश राठी हैं जो पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं इनके लिए, लेकिन फिर मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कौन करेगा? दिग्वेश को एज अ विकेट टेकर इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये थोड़ा सा लखनऊ के लिए गेंदबाजी में प्रॉब्लम्स हैं, बल्लेबाजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लखनऊ की टीम पिछले सीजन भी जो शुरुआती 5-6 मैचेस जीती थी वो निकोलस पूरन, मिच मार्श, एडन मार्करम इन सब की बल्लेबाजी से ही जीती थी और बाद में जब ये बल्लेबाज चलने बंद हो गए तो लखनऊ की टीम की परफॉर्मेंस बंद हो गई थी। कहानी सिमिलर है। जो चीज़ मेरे हिसाब से बदल गई है ना कि थोड़ा सा लखनऊ की बॉलिंग में एक्सपीरियंस आ गया है। मोहम्मद शमी इस वक्त बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है और इस फॉर्म के साथ नई गेंद जो प्रैक्टिस वगैरह में भी देखा गया है कि उन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों को तंग किया है। जो उनके आपस में जो गेम्स हुए, इंट्रा स्क्वाड गेम्स जो हो रहे थे, वहाँ पर भी देखा गया। सेकंड स्पेल में ज़रूर मोहम्मद शमी, तो ये आप हमेशा से जानते हैं कि सेकंड स्पेल में वो बेस्ट बॉलर नहीं है। अप फ्रंट आप उनको 3 ओवर करा दो, हो सकता है 3 आउट करके दे जाएं आपको पहले 6 ओवर में ही। तो उतना काम अगर उन्होंने कर दिया तो मैच सेटअप हो गया। आज की T20 क्रिकेट यही है,
पहले 6 ओवर में आप 3 आउट कर लो, सामने वाली टीम 200 नहीं बनाएगी, रेयरली बनेगा, जैसे हैदराबाद की टीम ने बना दिया और आपको फिर अनिकेत वर्मा जैसी पारी चाहिए होगी 200 बनाने के लिए, वो भी गिरते पड़ते बनते हैं और वो 200 भी अच्छे विकेट पर बनेंगे जो आसानी से चेज हो जाएंगे। अगर डिसेंट सा विकेट है और पावर प्ले में आपने 3 आउट कर दिया, आपने मैच वहीं ख़त्म कर लिया। और इनको साथ में कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मोहसिन खान भी हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि मोहसिन खान खेलेंगे, हालांकि आकाश का ऑप्शन है, नमन तिवारी का ऑप्शन है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर तो खेलेगा, ये बात पक्की है। आकाश पिछली बार थे, उनको खिलाया था, उन्होंने परफॉर्मेंस ठीक की थी, तो एक रीज़न बनता है उनको खिलाने का। बट आई थिंक आप मेरे से पूछें तो मोहसिन खान इज़ मोर डायनामिक बॉलर, ऑल वेदर कंडीशंस बॉलर, ऑल सिचुएशंस बॉलर और टेरिफिक T20 गेम रीडर, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं मोहसिन खान में। डाउन साइड यही है उनका कि फिटनेस इतने सालों से उनकी अच्छी नहीं रही, लंबी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, तो ये सब डाउन साइड है उनका। अदरवाइज प्योर स्किल सेट एबिलिटी पर जाओ तो मोहसिन इज़ अ वेरी गुड बॉलर जो इंडियन टीम के लिए भी खेलना चाहिए था, सिर्फ इसलिए नहीं खेला कि उसकी फिटनेस अच्छी नहीं रही। फिर एनरिच नॉकिया और मैंक यादव वाला तो रहेगा जरूर, अगर इनको फास्ट बॉलर, फॉरेन फास्ट बॉलर ही खिलाना है तो फिर एनरिच नॉकिया खेलेंगे। अदरवाइज मैंक का मेरे को थोड़ा सा केस वीक लग रहा है। रीज़न इज़ कि मैंक का प्रैक्टिस वगैरह का भी बहुत खास गेंदबाजी उस तरह की परफॉर्मेंस में देखने को मिली नहीं है। ऑल इन ऑल अगर देखो तो मुकाबला तो बराबरी का है, दिल्ली की गेंदबाजी अच्छी है। टॉस ने जिस तरह से अभी तक 3 मैचेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, अगेन टॉस यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आई थिंक लखनऊ की जो बाउंड्रीज़ हैं वो बड़ी हैं और डीसी के स्पिनर्स को भी प्ले में ज़्यादा लेके आएंगी, ये भी एक बड़ा एडवांटेज रहने वाला है डीसी की टीम को। और यहाँ पर 2 स्पिनर कुलदीप यादव और विपराज निगम जो है वो इसी ग्राउंड पे खेलते हैं, वो उनका होम ग्राउंड है, तो उसका आइडिया भी थोड़ा सा उनको फेयर होगा, ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली। बाकी अगर आप गेंदबाजों के मुकाबले देखो तो आई थिंक दिल्ली बिकॉज ऑफ बॉलिंग पलड़ा भारी है, और बाकी एलएसजी में तो अगर एक बैट्समैन निकोलस पूरन या मिच मार्श में से कोई चल गया तो अकेले ही गाड़ी पार लगा सकता है, बट वो डिपेंड करेगा कि टॉस किस फेवर में गिरता है। तो दोस्तों यही था प्रीव्यू लखनऊ और डीसी के मैच का। आप लोग बताइए कौन जीत रहा है दोनों टीमों में से, कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।